नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की गणित विषय की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित के संपूर्ण हल की। और आज का जो अध्याय है वो है इकाई 3 जिसका नाम है पूर्णांक। आइए सवालों को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि दी गई सारणी में विभिन्न शहरों के किसी विशेष दिन के तापमान अंकित हैं। इन तापमानों को पूर्णांकों के रूप में सारणी में अंकित कीजिए। अब यहाँ पर तापमान दिया गया है, उसको जरा समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है लेह, तो लेह का तापमान 0 से 10 डिग्री कम है। तो अगर कोई चीज़ 0 से कम होती है तो उसके लिए माइनस लगता है, तो यहाँ पर दिखाया गया है -10 डिग्री सेल्सियस। अब लखनऊ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है, तो इसको अधिक है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे +10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद श्रीनगर का तापमान 0 से 5 डिग्री कम है, तो कम के लिए लगाएंगे -5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद शिमला का तापमान 0 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। और सूरत का तापमान 0 से 28 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +28 डिग्री सेल्सियस। ये आपने पूरा यहाँ पर लिख दिया। अब कह रहे हैं सारणी में दिए गए शहरों के तापमानों को संख्या रेखा बना करके निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर आप पटरी पेंसिल के सहायता से एक संख्या रेखा बनाएंगे। हम यहाँ पर आपको संख्या रेखा का प्रारूप या प्रतिरूप बना करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाएंगे, प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले एक आपने सीधी लाइन खींची। अब इस लाइन के बीचों बीच में आप जो है वो 0 को प्रदर्शित कर दें। एक तरफ धनात्मक पूर्णांक प्रदर्शित करें, एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक प्रदर्शित करें। कहाँ तक प्रदर्शित करना होगा? 28 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसके बाद जगह हमारी कम पड़ रही है। इसी तरीके से आप आगे चलते चले जाएंगे और वहाँ पर एक लाइन 28 तक के ले जाएंगे। 28 में वहाँ पर आप 28 डिग्री सेल्सियस को प्रदर्शित करेंगे। ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से आपने कर दिया। अब यहाँ पर प्रदर्शन के लिए हमने ये सोचा कि थोड़ी सी अक्लमंदी कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर देते हैं कि 28 भी आ जाए और -5 भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए कैसे क्या करना है जरा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम काउंट करते हैं, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो हमने यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया 0। ठीक है, और ये 1 2 ये -3, फिर इसके बाद -4 -5। ठीक, तो ये हो गया आपका -5। ठीक, ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर 10 करना है, तो 1 2 3 0 से राइट हैंड साइड की ओर जो है 10 काउंट करेंगे। तो ये यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10, तो हम इसके नीचे लिख देंगे कितना? 10 डिग्री 10 लिख दीजिए। इसके बाद आप काउंट करेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 28। ध्यान रखिएगा जो खाने हैं वो माप में बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो बराबर नहीं है तो आपका सवाल जो है वो गलत माना जाएगा। और इसीलिए आप जब भी इसे बनाएं तो पटरी पेंसिल की सहायता से ही बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया है। अगला है, कहा जा रहा है सारणी में दिए गए शहरों के नाम उनके बढ़ते हुए तापों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो शहरों के नाम लिखना है और बढ़ते हुए तापमान के क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है। तो सबसे कम तापमान किसका है? श्रीनगर का। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर के बाद तापमान किसका ज़्यादा है? शिमला का। तो यहाँ पर लिखेंगे शिमला। शिमला के बाद जो तापमान है वो हमारा
किसका, सॉरी, श्रीनगर से भी पहले जो तापमान कम है वो है लेह का। ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेह को इन्होंने खुद हल करके बताया है। तो लेह, फिर श्रीनगर, फिर हमारा आएगा शिमला, फिर शिमला के बाद आपका आएगा लखनऊ, और लखनऊ के बाद आपका आएगा सूरत। तो आपने जो भी आपको शहर दिए गए थे उनके तापमानों को आपने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके रख दिया, ठीक है। और अगर हम इसके नीचे इसका तापमान लिखना चाहें तो -10 डिग्री सेल्सियस, ये आपका -5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ये लखनऊ का है +10 डिग्री सेल्सियस, और सूरत का है +28 डिग्री सेल्सियस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है निम्नलिखित सारणी में अप्रैल माह में कुछ वस्तुओं की कीमतों के अंतर को प्रदर्शित किया गया है, इस अंतर को पूर्णांक के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले वस्तु आपको दी गई है दाल। मार्च का दाम जो है वो 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, अप्रैल का 126 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो जो कीमत का अंतर है वो है +6 रुपये। इसी तरीके से चावल, मार्च का है 44 रुपये प्रति किलोग्राम और अप्रैल का है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 40 में 44 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -4, और इकाई क्या लगा देंगे, रुपए। इसके बाद आगे चलेंगे। नमक मार्च में 25 रुपये प्रति किलोग्राम था और अप्रैल में 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो जो नमक का अंतर है तो बढ़े दाम में कम दाम को घटा देंगे तो ये अंतर है आपका +3 रुपये का। इसके बाद आगे चलेंगे। अब है आपका घी। मार्च में 400 रुपये प्रति किलोग्राम था, अप्रैल में 410 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो जो आपका अंतर है वह है आपका +10, और इकाई क्या लगा देंगे, रुपए। इसके बाद चीनी। मार्च में 40 रुपये प्रति किलोग्राम था, अप्रैल में 44 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो जो आपका अंतर है वह है आपका +4, और इकाई क्या लगा दिया, रुपए। तो सवाल को आपने समझा कि किस तरीके से अंतर दिया गया है। अगर दाम बढ़ गया है तो अंतर धनात्मक आएगा, दाम घट गया है तो अंतर ऋणात्मक आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है यदि हम किसी स्थान की समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में और समुद्र तल से नीचे की गहराई को एक ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में व्यक्त करें तो दिए गए चित्र में पनडुब्बी व हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी को पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि समुद्र तल 0 मीटर में दिखाया गया है और एक हवाई जहाज जो है वो 7500 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद पनडुब्बी जो है वो 1500 मीटर गहराई पर जा रही है। तो अब यहाँ पर इन्हें पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करना है। पूर्णांक का मतलब है कि प्लस या माइनस चिन्ह लगा करके इन्हें व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी। यहां पर हमने लिखा हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी, नोट डाउन किया। हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी और ये हो गई आपकी, ये चूंकि ऊपर की ओर है समुद्र तल से तो +7500 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर, ठीक है। अब इसके बाद किसकी है, हमारी पनडुब्बी। तो यहां पर लिखेंगे पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई और ये हो गई आपकी -1500 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए वर्गाकार सारणी में खाली खानों को पूर्णांकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार भरिए कि उनका योगफल पंक्तिवार और स्तंभवार तथा विकर्णवार तीनों, ठीक है। तो चलिए भाई ये एक सुडोकू है, आप इसे करिएगा। मैं आपको अपना माइंड लगाना है और इसमें आपको 1 से लेकर के 9 तक के बीच के अंक को भरना है और इसका आपको उत्तर निकालना है। तो मैंने इसको सेटअप किया है। यहाँ पर मैंने भरा है 2 और यहाँ पर भरा है 3। तो 2 में 3 जुड़ गया तो हो गया 5, 5 में 2 घट गया तो हो गया 3। अब यहाँ पर मैंने भरा है -3 तो ये हो गया 4 और 2 6, 6 में 3 घट गया तो आपका आ गया 3। अब यहाँ पर भरा है मैंने -1, ठीक है। तो ये देखिए 3 और 1 4, 4 में -1 घट गया तो हो गया आपका 3। अब यहाँ पर मैंने भरा हुआ है 5 तो ये हो गया आपका 5 और 1 6, 6 में 3 घट गया तो आपका आ गया 3।
अब देखिए भाई 5 में 2 घट गया 3, तो यहाँ पर क्या भरा जा सकता है 0। जब आप एक अंक भर देंगे तो अगले अंक का आइडिया आपको स्वयं होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कि नसीम 500 रुपये लेकर के एक दुकान में जाता है। दुकान पर वस्तुओं की कीमत चित्रानुसार दर्शाई गई है। वह किन किन वस्तुओं को खरीद सकता है जबकि उसके पास एक भी रुपए न बचे। अब देखिए पैंट 290 रुपए का है। इसके बाद हमारी टोपी 35 रुपए की है। इसके बाद हमारा जो बैग है 110 रुपए का है। फिर हमारी कमीज 240 रुपए की है। एक कमीज हमारी 310 रुपए की है। एक कमीज को क्या बोले, स्वेटर बोले। और इसी तरीके से चश्मा 100 रुपए का है और मुझे 45 रुपए का, ये सारी चीज़ें आपको इन्होंने बताया है कि भाई मोजा ले लिया है 45 रुपए का। और कौन कौन सी चीज़ें, तो आपको यहाँ पर रफ कॉपी पे जाकर के बार बार जोड़ करके देखना है कि किन सामानों का योगफल क्या होता है 500 रुपये। तो हमने जोड़ लिया है, हम आपके लिए बताते हैं। यहाँ पर वो खरीदेगा टोपी कितने रुपए की, 35 रुपये की, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 35 रुपये। इसके बाद वो खरीदेगा हमारा बैग और ये हो गया आपका कितना 110 रुपये, तो यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया 110 रुपये। इसके बाद वो खरीदेगा हमारा कमीज, तो हमने लिख दिया कमीज। और वो जो कमीज है वो हमारी कितने रुपए की होगी, वो 310 रुपये की होगी। अब जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा 500 रुपये मूल्य बन करके तैयार होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्द समूह में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाले संबंधों को तालिका में अलग अलग कीजिए। तो भाई हम इसके लिए तैयार हैं। हम जो धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं उनको अलग करेंगे, जो ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं उनको हम अलग करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। अभी हो गया आपका चढ़ना, तो ये धनात्मक बता रहा है। लाभ धनात्मक है। इसके बाद घटाना, ये ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद खर्चा, तो ये भी हमारे पैसों को कम करता है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित कर सकता है। पीछे ये हमको ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द समझ में आ रहा है। आमदनी, आमदनी होने से हमारे पास जो है पैसा आता है, ये धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आमदनी। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ऊपर, ये धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। इसके बाद ऊंचा धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। इसके बाद आपका आया नीचा ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। फिर आपका आया हानि, ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। फिर आपका आया पूर्व, ठीक है, तो ये हमारा पूर्व, और पूर्व से सूरज उगता है, तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पूर्व। इसके बाद लिखा हुआ है पश्चिम, तो ये सूरज डूबता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ये ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला सब समझ में आ रहा है। या इसके अलावा आप जो दिशा संकेतक होता है उसके आधार पर भी इसको आप समझ सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम क्या है। ठीक है, चलिए। पूर्व जो है वो संख्या रेखा में धन दिशा को निरूपित कर रहा है और पश्चिम संख्या रेखा में ऋण दिशा को निरूपित कर रहा है। इसके बाद है आपका आगे, तो ये धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द लग रहा है। और इसके बाद है आपका उतरना, ये ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द लग रहा है। फिर आपका चलेंगे उछाल, धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द लग रहा है। और फिर है आपका गिरावट, तो ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला शब्द लग रहा है। आपने सारे शब्दों को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अगला सवाल कह रहा है दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब क्या उत्तर देना है आपको, यहाँ पर उत्तर आपको देना है कि संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं को उनके घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में लिखिए। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इनको भर देते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5, फिर ये आपका -6, फिर ये आपका -7, और ये हो गया आपका -8। आपने सारी चीज़ों को निरूपित कर दिया। आप कह रहे हैं कि घटते हुए क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही में होता है बड़े से छोटा, तो ये हो गया आपका पहले G, फिर आपका हो गया F, फिर आपका हो गया E, फिर आपका हो गया D, फिर आपका हो गया बड़े से छोटा, ठीक, D, फिर आपका हो गया C, फिर आपका हो गया B, और फिर आपका हो गया A। चलिए भाई आगे चलेंगे।
अब आपका आया है दूसरा क्वेश्चन, यदि बिंदु को -10 लिखे तो +10 वाला बिंदु कौन सा होगा। तो चलिए भाई इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और कैसे क्या करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर नया अंकन करेंगे। तो इसके लिए हम नया अंकन करेंगे। नया अंकन हम कैसे करेंगे, तो 0 से हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो हम इसको मानते हैं 2 -2, फिर ये -4, फिर -6, फिर ये -8 और ये -10। ठीक, तो इधर +10 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8 और 10। तो आपका वो बिंदु कौन सा होगा +10 वाला, वो हो जाएगा आपका F। आप कह रहे हैं संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है। तो भाई सबसे कम मान किसका है आप बताइए। अगर इनको हम 1, 2 के आधार पर देखें तो सबसे कम मान किसका है आपका ए का। ए का मान है आपका -8। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि बिंदु ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है कि किसी स्थान पर सुबह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था और कह रहे हैं कि उसी स्थान पर रात का तापमान सुबह के तापमान से 6 डिग्री कम हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि उस स्थान पर रात का तापमान कितना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग जो है सवाल को हल करते हैं और कैसे हल करेंगे जरा उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले सुबह का तापमान, बराबर ये हो गया आपका 4 डिग्री सेल्सियस, और रात का तापमान जो है वो सुबह के तापमान से 6 डिग्री कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रात का तापमान बराबर सुबह का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस। सुबह का तापमान था 4 डिग्री सेल्सियस -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा रात का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। सभी लोगों को समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक प्रश्न हल करने में, ठीक है, एक प्रश्न सवाल है आपका, एक प्रश्न में छात्र को सही उत्तर देने पे 4 अंक मिलते हैं और कह रहे हैं गलत उत्तर देने पर 1 अंक मिलता है, 1 अंक काटा जाता है। रिया ने 30 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 100 अंक प्राप्त किए। रिया ने कुल कितने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सही प्रश्नों के अंक कितना है आपका 30 × 4। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि सही प्रश्नों से प्राप्त अंक, और वो हो गया आपका कि 30 × 4 बराबर 120, और कुल प्राप्तांक वो है आपका 100। ठीक, आप कह रहे हैं कि रिया ने कुल कितने प्रश्नों को हल किया। तो यहाँ पर लिख दिया काटे गए अंक, जगह कम है इसलिए सारे पॉइंट यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से नहीं लिख रहे हैं। काटे गए अंक बराबर, तो कुल अंक के उन्होंने प्राप्त किए थे सही प्रश्नों से 120, और जो कुल प्राप्तांक आए वो आए आपके 100। तो यहाँ पर आपका उनके जो काटे गए अंक हैं वो हैं आपके 20। अब गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो गलत प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए गलत प्रश्नों की संख्या बराबर 20। यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल किए गए प्रश्न, और ये हो जाएगा आपका सही प्रश्नों की संख्या प्लस गलत प्रश्नों की संख्या 30 × 20 बराबर 50। तो जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए हम संक्षेप रूप में यहाँ पर लिख करके आए। तो यहाँ पर अगर और सही लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक सही प्रश्न में प्राप्त अंक बराबर 4, सही प्रश्नों की संख्या और सही प्रश्नों की संख्या है हमारी कितनी 30। ठीक,
चलिए भाई, मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि दी गई संख्या में अंकित बिंदु x तथा y का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर संख्या रेखा को देखेंगे तो x का मान क्या होगा, तो -12 के बाद क्या आएगा आपका -14, और y का मान क्या आएगा, तो y का मान 10 के बाद आएगा आपका 12। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -14 व y बराबर 12, इसलिए x धन y ये हो गया -14 + 12, और 12 - 14 तो ये हो गया आपका -2। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। तो मुझे भी अच्छा लगा, उम्मीद है कि मैं आपको सवाल सही तरीके से हल करा पा रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाली जगह पे पूर्त कीजिए। चलिए भाई, यहाँ पर हो गया -3 × -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका ऋण, ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 6। अब इसके बाद ये हो गया -2 × 0, तो ये हो गया आपका 0। फिर है आपका 2 × -9, तो ये हो गया आपका -18। फिर है आपका -2 × 5, तो ये हो गया आपका -10। -7 × -2, तो ये हो गया आपका 14, और इसके बाद हो गया 6 × -2, तो ये हो गया आपका -12। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया, तो वो इस्तेमाल किया कि धन धन का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, और इसके बाद ऋण ऋण का गुणा धन, और फिर ऋण धन का गुणा ऋण। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों और कथनों के विपरीत लिखें। तो आकार में कमी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका विपरीत आकार में अधिकता। फिर आपका लिखा हुआ है कि असफलता, तो ये हो गया आपका सफलता। फिर है आपका 10 रुपए का लाभ, तो यहां पर लिखेंगे 10 रुपए की हानि। फिर आप लिखेंगे जल स्तर में वृद्धि, तो हम यहां पर लिखेंगे जल स्तर में कमी। फिर है आपका कि 1300 मतों के अंतर से जीतना, तो हम यहां पर लिखेंगे 1300 मतों के अंतर से हारना। फिर आगे तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी। तो ये जो नीचे आपकी खाली लाइनें थी उन्हीं में इन चीज़ों को भरना था, लेकिन मैंने प्रश्न के सामने ही इन चीज़ों को भर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये पूर्णांक अध्याय का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे वाले प्रश्नों को हम हल करके बताएंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।